Class 9th Chemistry. Introduction to Chapter 3, Atoms and Molecule. आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आगे अगर आपको 10th 11th 12th की केमिस्ट्री समझनी है तो उसका बेसिक है ये चैप्टर और बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन मैं थोड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी इन टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एनसीईआरटी है इन टेक्स्ट। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water, 8.2 gram of sodium ethonate. Show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. Carbonate यहाँ नहीं आएगा, तो हमें law of conservation of mass प्रूव करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आपने जितना रिएक्टेंट का मास लिया था उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। मतलब जितना आपने लेफ्ट हैंड साइड मास लिया है उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। LHS इज इक्वल टू में RHS। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ये आपको थोड़े फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसी चैप्टर में जब आगे हम कैटायन और एनायन पढ़ते हैं तो फॉर्मूला बनाना पड़ते हैं ना, क्रिस क्रॉस, तो उससे फॉर्मूले बनते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ इथानोइक एसिड, तो ये इथानोइक एसिड होता है। नहीं भी याद कोई बात नहीं, फॉर्मूले अभी हो जाएंगे धीरे धीरे। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम इथोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला है और सोडियम इथोनेट मिला है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं कितना कितना आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, 6 ग्राम इथोनिक एसिड दिया है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, 0.9 ग्राम वाटर है, 8.2 ग्राम। तो क्या कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना आपने मास LHS में लिया है, जितना आपने मास LHS में लिया है उतना ही मास RHS में होना चाहिए। तो देखते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, LHS बोल सकता हूँ मैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर बोल सकता हूँ इसको रिएक्टेंट साइड। तो जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास इधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड। मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। चलिए तो हम ऐड कर देते हैं इसको, 5.3 प्लस 6, इधर है RHS का है, इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.3 ग्राम। और जब आप इसको भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11.3 ग्राम। तो बस आपको यही तो प्रूव करना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जितना आपने मास रिएक्टेंट साइड में लिया है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। LHS इक्वल टू में RHS। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ऐसे ही दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water। देखिए वाटर क्या होता है? H2O। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2:16। और इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ 1:8। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? रिक्वायर 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म H2O। बस आपको ये चीज समझनी है, ये चीज समझ गए तो आप समझ जाएंगे। अब आगे इन्होंने बोला व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
मतलब अगर आपने 3 ग्राम इस बार हाइड्रोजन ले लिया तो आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जब 1 ग्राम यूनिटरी मेथड हो गया ना, 1 ग्राम के लिए आपको कितनी जरूरत थी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की। 1 ग्राम हाइड्रोजन जब हम ले रहे थे तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। जब हम 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 1 ग्राम के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही थी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी? आप 8 into 3 कर दीजिए ऑक्सीजन। तो कितना? 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। बस आप कोई भी कंपाउंड दे दे, आलेस्त्री दे दे तो भी आप कर लेना। बस आपको ये मास का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which postulate of Dalton atomic theory is the result of law of conservation of mass? Dalton atomic theory के ऊपर क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 6 postulate और आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। तो यहाँ पे दिया हुआ which postulate of Dalton atomic theory is the result of law of conservation of mass? तो law of conservation of mass क्या कहता है? mass can neither be created nor be destroyed। तो जब आप डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़ेंगे तो सेकंड पोस्टुलेट आता है। कौन सा? सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट कहता है एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम्स को और नहीं तोड़ा जा सकता, जो कि बात गलत है। आगे हमने तोड़ दिया था ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो एटम्स आर इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था, मैं लिख देता हूं। तो डेल्टन का सेकंड पोस्टुलेट, डेल्टन सेकंड पोस्टुलेट, तो डेल्टन का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था? कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हम। which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो यही पोस्टुलेट आपका सेकंड लॉ, सेकंड पोस्टुलेट आपका गवर्न करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब विच पोस्टुलेट ऑफ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, तो यही था। तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा? सेकंड पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट की आपको एक एक वर्ड जैसे डेल्टन ने बोली थी वैसे ही पता होनी चाहिए। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportion? तो definite proportion का कौन सा? सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता था? अगर मैं आपको थोड़ा इजी भाषा में समझाऊं, कि जैसे आपने H2O लिया तो उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए तो H2O ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा H2O5 हो जाएगा। जो वाटर है वो H2O रहेगा। मतलब केमिकल सब्सटेंस, जो कोई भी केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर एलिमेंट फिक्स्ड मास में रहेगा। ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको अगर इंग्लिश की हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? द केमिकल द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपोजिशन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। हमेशा फिक्स्ड मास रेशियो के अंदर ही प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स। तो अब ये बात आती है कि कौन सा पोस्टुलेट। तो अगर आपने पोस्टुलेट पढ़े हैं डेल्टन्स के, तो सिक्स्थ पोस्टुलेट जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है डेल्टन का, सिक्स्थ पोस्टुलेट हम डेल्टन की बात करते हैं तो उसने क्या कहा था? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड मास। हाँ, तो सिक्स्थ पोस्टुलेट की हम बात कर रहे हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड
आप रेशियो, हालांकि उसने वर्ड रेशियो को नहीं बोला, बट ठीक है, हम भी नहीं लिखते। ना फिक्स्ड कंपाउंड बोल दिया उसने डायरेक्ट। तो उसने ऐसा बोला था, हालांकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड मास इन अ केमिकल कंपोजिशन। मतलब जहाँ H2 हो तो हर जगह H2 में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। जैसे NH3 है तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे हर जगह। तो ये था सिक्स पोस्टुलेट डिल्टन का, आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके जितने भी पेज नंबर 32 और 33 पे थे, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इन टेक्स्ट के ब्लूप्रिंट जो होते हैं। अब हम अगले पेज नंबर पे चल रहे हैं। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट पेज नंबर 35 पे है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, आपने जनरली ऐसे देखा होगा ना, लिखा हुआ ऐसे 42 AMU ऐसे करके लिख देते हैं। तो AMU का मतलब क्या होता है? तो देखिए हमें क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट का मैं नॉर्मल मतलब समझाता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है एटम ऑफ वन मास। कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एक एटम का मास। अब हमने किसी एक रेफरेंस पे लिया, हमें देखिए जब भी हम कोई भी सीरीज बनाते हैं या कोई भी मास लेना हो तो हम एक रेफरेंस लेते हैं ना। जब आप आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रेफरेंस लेते हैं, हर एक जगह रेफरेंस लिया जाता है। तो हमने क्या लिया कि एक एटम का मास। अब हमें कैसे पता होगा किसी एटम का मास? क्योंकि इतना छोटा मास है, उसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते थे ना। तो हमने क्या करा, उसका रेफरेंस लिया। तो क्या रेफरेंस लिया, अब वो यहाँ देखिए, एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको यही याद रखनी है। इट इज द एटम ऑफ वन मास। या इसको लिखिए, इट इज द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास, इट इज द मास ऑफ वन एटम विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, हमने किसके इक्वल लिया उसको? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इट इज द मास ऑफ वन एटम विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 एटम। ये C12 कार्बन, अभी आप अगले चैप्टर में आइसोटोप्स आइसोबार्स पढ़ेंगे तो जब आपको समझ में आ जाएगा C12 क्या है। तो कार्बन 12 के 1/12 जो मास है उसके हमने इक्वल लिया है एक एटम का मास। यही एटॉमिक मास यूनिट है। इसको हम कैसे AMU में लिख देते हैं, AMU। और 1 AMU किसके इक्वल लिया हमने? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1 AMU हमने किसके इक्वल लिया? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम AMU नहीं लिखते। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि अब AMU जो है, AMU AMU इज रिप्लेस्ड, या फिर अब हम नहीं लिखते, इससे लिखते हैं U से, ऐसे U लिख देते हैं। ठीक है, तो U का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये मास है एक एटम का, मास है एक एटम का, जो कि किसके इक्वल है? 1/12 कार्बन 12 के एटम के। तो हमें कैसे निकाले मास, है ना, तो हमने उसके बराबर मान लिया, अब उसके हिसाब से हमने बना दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको मैं समझाऊं तो तराजू लीजिए, तो तराजू में हमने एक एटम लिया और हमें 1/12 का, तो हमने ऐसे बराबर, तराजू बराबर है, बस हमने उसके इक्वल ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज। कि हम एक एटम को नेक्ड आइज से, जैसे वायरस बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ना, सेल्स को हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बहुत छोटे हैं, सेम एटम का है। कि एटम्स को हम क्यों नहीं देख सकते? तो आप लिख सकते हैं, वी कांट सी एन एटम विथ नेक्ड आई। वी कांट सी एन एटम विथ नेक्ड आई। हाँ, वी कांट सी एन एटम विथ नेक्ड आई, नेक्ड आईज।
हमें माइक्रोस्कोप, इन चीजें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एटम्स आर इन रेंज ऑफ नैनोमीटर। एटम्स किसकी रेंज में होते हैं? नैनोमीटर की रेंज। तो 1 नैनोमीटर में आपको बताऊं किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के। अब मैं आपको, देखिए, इसको आप ऐसे भी 10⁹ सोच रहे हैं, कितना हो गया देखिए, इतना हो गया। अब इसको भी आप ऐसे करके लिख लीजिए, 0.0। इतना मीटर है वो। अब आप इतने मीटर को आप नाप सकते हैं क्या? ये बताइए कि इतने मीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर को, आपका जो स्केल होता है ना, नॉर्मल स्केल, वो 1 सेंटीमीटर में नाप सकता है। ये कैसे देखेंगे आप इसको? इतना छोटे नंबर को आप कहाँ से देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो आप क्यों नहीं देख सकते? उसकी रेंज ही इतनी छोटी है, इतनी रेंज छोटी है, तो आप नहीं देख सकते उसको। तो क्यों नहीं देख सकते भाई? 0.00001 के नैनोमीटर में तो उसको नहीं देख सकते हम। आगे क्वेश्चन आता है, ये पेज नंबर 35 के खत्म हो गए क्वेश्चन। पेज नंबर 36 पे, 39 पे क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं। केमिकल फॉर्मूले के आपको पता होने चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं? दीज आर द दो स्पीसीज व्हिच आर फाउंड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसमें कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन जो होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब जिसने लूज करे होते हैं इलेक्ट्रॉन। एनायन वो होता है जिन्होंने गेन करे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको कैटायन भी पता होना चाहिए और एनायन भी पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला हुआ है? सबसे इन्होंने पहला बोला हुआ है सोडियम ऑक्साइड। कि सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले बनाते हैं सोडियम। सोडियम Na+ होता है और ऑक्साइड O2- होता है। तो अगर आपको ये बनाना है, यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोडियम ऑक्साइड का बनाते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड हम Na+ और ये O2-। तो आप इसको क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं Na2। ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा? Al3+ होता है, वैलेंसी है एल्यूमिनियम की। क्लोरीन की कितनी होती है? Cl-। तो वही क्रिस क्रॉस कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा AlCl3। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं? एल को कैपिटल कर देते हैं। एल को कैपिटल नहीं लिखना, हमेशा एलिमेंट में याद रखिए, जब भी आप एलिमेंट का सिंबल बना रहे हैं, Al मतलब कैपिटल, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा और नेक्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। सोडियम N कैपिटल होना चाहिए, A स्मॉल होना चाहिए। तो ये AlCl3। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, तो देखिए सोडियम कितना होता है? Na+ और सल्फाइड क्या होता है? SO3-। SO3 2-। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्रॉस क्रॉस कर दें, Na2SO3। सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड SO3 2- होता है, सल्फेट SO4 2- होता है और सल्फाइड S2- होता है। ये तीन याद रखिए ऐसे। ठीक है। फोर्थ आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेस है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम में Mg क्या है? 2+ और OH-। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? MgOH2। अभी ब्रैकेट कब आता है? जब पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। तो MgOH2।
तो आपको याद रखना है क्रिस क्रॉस ही करना है नॉर्मल फॉर्मूले को, बस जैसे इसको मैंने यहाँ पे इसको भी क्रिस क्रॉस करके देखिए, यहाँ पे ये इधर आ गया, ये इधर आ गया था, सेम ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था, सेम मैंने यहाँ पे करा है। तो क्रिस क्रॉस करने हैं फॉर्मूले जब भी बनाने होते हैं, आपको बस याद रहना चाहिए कैटायन और एनायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला? अभी हम पीछे केमिकल फार्मूले तो लिख रहे थे, तो केमिकल फार्मूले का मतलब क्या होता है? तो देखिए, केमिकल फार्मूले का मतलब क्या होता है, आप केमिकल फार्मूले को कैसे डिफाइन करेंगे, ये पता भी होना चाहिए, सब बेसिक है। बच्चे चले जाते हैं 12th में, पता ही नहीं होता केमिकल फार्मूला क्या है। तो उसको आप लिख सकते हैं, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एल्युमिनियम का पूरा एल्युमिनियम क्लोराइड की जगह AlCl3 लिख दिया, तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का क्या है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो और आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या देता है हमें, इट गिव्स अस द इट गिव्स अस आइडिया, ये हमें आइडिया देता है, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट नंबर ऑफ एटम्स, कितने वहां एटम्स प्रेजेंट हैं इन अ केमिकल कंपोजिशन, उस केमिकल कंपोजिशन में कितने। अब ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिया H2O, मैंने लिया NH3, ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया AlCl3, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कितने, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं 4 एटम्स प्रेजेंट है। और इसके अंदर भी 4 एटम्स प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन के 1 एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी एटम्स, तो वही पूछ लिया कि केमिकल फॉर्मूला दे दिया तो कितने एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं H2S मॉलिक्यूल। ठीक है, H2S मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर, 3 एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का और सॉरी 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एंड 1 सल्फर। ठीक है, अब बात आती है अगली, PO4 3 नेगेटिव, ये आयन है, तो इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, तो देखिए इसके अंदर टोटल कितने प्रेजेंट है, 5 एटम्स, एक फॉस्फोरस का और 4 ऑक्सीजन के। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था इसमें, तो एटम्स पता नहीं थे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H2 NH3 CH3OH। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मैं बता देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट तो मैंने आपको बता दी, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास निकालना। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता है उसी मास को ग्राम में लिखना। कैसे लिखते हैं हम, जो 42U है तो उसको 42 ग्राम में लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया 1U की हम वैल्यू जब डालते हैं तो हम फिर आता है 42 ग्राम ही आंसर आएगा, जो भी U आता है बस वहां पे ग्राम रिप्लेस कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जब हम मास निकालते हैं तो उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। तो जितने भी मॉलिक्यूल है इनका हमें मास निकालना है। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, तो इसका पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 2U यूनिफाइड मास। ठीक है, O2, O2 का ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2, 2 है ना यहाँ पे, तो कितना लिख देंगे इसको 32U। ठीक है,
थर्ड आता है Cl2, क्लोरीन का पता होना चाहिए, हालांकि गिवन रहते हैं 35.5, तो 35.5 इंटू 2 तो 71U, ठीक है। फोर्थ आते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो बस वहां रखना है 12, कार्बन कितने हैं एक ही है, और 16 इंटू 2 तो 12 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 44U, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं हम इसको, लिख देता हूँ यहाँ पे मीथेन, ये 10th में आप पढ़ेंगे, अभी नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं, 10th में पता लग जाएगा। तो कार्बन कितना है यहाँ पे एक, तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन, तो 12 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा ये 16U, C2H2, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 24 प्लस 2, तो इसको हम बोलेंगे 26U, ठीक है। ये U जरूर लिखना, यूनिट जरूर है, ठीक है। अब AMU नहीं लिखते, मैंने बताया था हम यूनिफाइड मास लिखते हैं। नेक्स्ट आता है 7th NH3, अच्छा इसको बोलते हैं हम इथाइन, ठीक है। NH3 इसको बोलते हैं हम अमोनिया, अभी याद करने स्टार्ट कर दीजिए, 10 तक आपको याद वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बार आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का होता है, कितना होता है नाइट्रोजन का 14, और हाइड्रोजन है तो 14 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 3, तो आप इसको कितना लिखेंगे 17U, ठीक है। तो नेक्स्ट बचता है CH3OH, हाँ मैं अलग से दिखा देता हूँ उसको, हाँ क्या बच गया एक हमारा CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल, ये भी 10th में ही आएगा आपके पास, इतना डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको नाम नहीं पता अभी। तो इसको मैं ऐसे करके लिख लूँ CH4O, सारे हाइड्रोजन एक साथ, तो 12 इंटू 1, कार्बन तो एक ही है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 32U, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये तो लास्ट वाला हो गया, और उससे पहले ये रहे सारे, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 16 इंटू 2 35 इंटू 5, ये याद रखना 35.5 ये जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट द फॉर्मुलेट मास, जो मैंने आपको पूछे बोला था, फॉर्मुलेट मास क्या होता है, जब आयनिक जो होते हैं उनका बनाया जाता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल जैसे हमने पीछे मास निकाले थे वैसे ही निकालने हैं, इतनी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इसके अंदर पूछा हुआ है ZNO, जो कि है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे ZNO, जिंक का हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1 और 81U, ठीक है। सेकंड जो है वो है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मैं नाम लिख दूंगा अभी। तो सोडियम का मैं दे रखा है आई थिंक, सोडियम को दे रखा है 23, तो 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 46 प्लस 16, सो ये आ जाएगा 62U, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका K2CO3,
CO3। तो K2CO3 देखिए पोटेशियम का कितना होता है 39, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 39 इंटू 2 प्लस कार्बन कितना है 1, तो 12 इंटू 1 ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 48, तो अराउंड ये आ जाएगा 138 U। ठीक है, तो ऐसे आपको एटॉमिक मास निकालने हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, इसको स्पेशली टर्म दिया गया है फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये पेज नंबर आई थिंक आपके दिए हुए हैं पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 40 पे दिए हुए हैं ये सारे, पेज नंबर 40 पे है ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन बोल देंगे। तो ये हो गया आपके, मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है। वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम कार्बन। ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो मोल कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार नॉर्मल मोल कंसेप्ट आपको बता देता हूँ जनरली। हाँ, तो हम मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। एक मोल किसके बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और वो किसके बराबर हम लेते हैं। अब देखिए एक मोल को मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे हम बोलते हैं एक डजन, तो उसमें आते हैं 12 बनाना, एक डजन का मतलब 12 है। ऐसा क्यों, हमने एक नाम, हमने एक यूनिट दी थी अलग से कि भाई एक डजन का मतलब 12। अब हम केमिस्ट्री वाले जो हैं, हम भी सोच रहे थे यार हम भी अपनी यूनिट दें, हम भी परेशान थे, एटम्स को हमें गिनना था, वो गिनना था। अब 1 किलो एटम्स तो हम बोलने में बड़ा अजीब लग रहा था, किलो में हम कैसे लेंगे ना, बहुत सारे एटम्स हैं। तो केमिस्ट्री वालों ने अपनी यूनिट बनाई, केमिस्ट्री वालों ने क्या कहा, हम बोलेंगे एक मोल, एक मोल का मतलब क्या लिया हमने 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो किसके इक्वल होता है उसके मोलर मास के, मतलब एक मोल में जितना मास उतने ही तो एटम्स होंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि एक मोल किसके इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और वो किसके इक्वल मोलर मास के। अब एक बात याद रखना कि एक मोल, हमने बोला एक मोल एटम्स, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। हमने बोला एक मोल आयन, जैसे एक मोल Cl2 मॉलिक्यूल, तो हम क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। जैसे एक डजन बनाना तो 12, हम जनरली बनानास के लिए यूज करे जाते हैं, है ना। हम मैंने बोल दो एक डजन सेब, तो भी 12 सेब आएंगे ना, जनरली हम किलो में लेते हैं उनको, ठीक है। तो जो भी हमारा मन होता है हम डजन के साथ जोड़ देते हैं, सेम हमारा मन है मोल के साथ एटम जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे, मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, वो हमारे ऊपर है। कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो फॉर्मूले तो मैं कहूंगा याद करो ना करो, यूनिटरी मेथड नॉर्मल लगाओ, नॉर्मल कंसेप्ट याद करो, पर मैं फॉर्मूले जब भी बता देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ये एक फॉर्मूला होता है जनरली जो बच्चे याद करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में गिवन एटम्स, कितने एटम्स आपको दिए गए हैं, बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बट ये कैसे आते हैं, वो यूनिटरी मेथड ही है, तो नॉर्मल मैं दोनों से करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, इफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम इन कार्बन। मतलब अगर एक मोल कार्बन का 12 ग्राम करता है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एक मोल, एक मोल कितना करता है, वन मोल ऑफ कार्बन एटम,
कार्बन एटम की बात करी गई है, वेज 12 ग्राम, एक मोल में 12 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम कार्बन? अब देखिए एक मोल कार्बन एटम में, अब एक मोल कार्बन एटम का आप मतलब लिख सकते हो भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स की बात करी जा रही है। तो इतने कार्बन एटम्स में 12 ग्राम है, ठीक है। तो एक कार्बन एटम में कितने होंगे? तो वही तो पूछा हुआ है, वन एटम ऑफ कार्बन। तो वन कार्बन एटम में मैं नॉर्मल यूनिटरी मेथड 12 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब ये थोड़ा यहाँ पे मोल कंसेप्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो करके देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व। तो आप करेंगे तो इसको थोड़ा ऐसा सॉल्व करिए, 6.022 इंटू 10 की पावर -23 ले जाइए। अब इसको सॉल्व करके देखिए, तो अराउंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो आपको पता लग गया एक कार्बन एटम का मास कितना है। तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। चलिए नॉर्मल मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ आयरन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 100 ग्राम का आपको सोडियम दे दिया और 100 ग्राम का आपको आयरन दे दिया, तो पूछा किसके अंदर ज्यादा एटम्स है। तो आप नॉर्मल मोल कंसेप्ट लगाइए, आप 100 ग्राम सोडियम का देखिए इसमें कितने मोल है, उससे पता लग जाएगा वो कितने एटम्स हैं। और 100 ग्राम आयरन में देखिए कितने मोल हैं, और उसमें आपको पता लग जाएगा कितने उसके अंदर एटम्स हैं। देखिए आप इसको बहुत इजी सॉल्व करिए, आप साइड बाय साइड लेके चलिए, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और यहाँ लिख लीजिए 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो 100 ग्राम सोडियम में कितना होगा, आप इसको देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नॉर्मल लगा लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला, गिवन मास कितना है 100 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है 23। सेम इसके लिए लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू में गिवन मास 100 ग्राम है और इसका होता है 56, यह भी होगा ना आई थिंक, 56 गिवन एटॉमिक मास, तो वही मोलर मास होता है। एटॉमिक मास में मैंने क्या कहा था, यू की जगह ग्राम लिख दीजिए, वही मोलर मास हो जाता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया आपको कितने हैं, 100/23 मोल्स आ गए, ठीक है। 100/23 मोल्स और यहाँ आ गए 100/56 मोल्स। अब देखिए 100/23 मोल्स को आप कर लीजिए ऐसे, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100/56 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन मुझे पता है दिक्कत आती है बच्चों को, बट थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड आंसर आता है 2.6183 2.6183 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है, बट क्या करें, करनी पड़ेगी आपको, है ना। इसका कुछ 1.075 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स, ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब आप खुद देख के बताइए, इतने एटम्स हैं और इसके अंदर इतने एटम्स हैं, तो किसका हो गया ज्यादा एटम्स, 100 ग्राम सोडियम का। अच्छा वैसे अगर आपको ये एमसीक्यू में पूछ ले तो बहुत इजी हो जाएगा, कैसे, देखिए मास दोनों का गिवन मास सेम है, मोलर मास किसका कम है, सोडियम का, तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, और नंबर ऑफ मोल्स अगर उसके ज्यादा है तो एटम्स भी उसके ज्यादा हो, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको एमसीक्यू मिलेगा, बट आपको अगर ऐसे दिया तो सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट सारे कर लिए हमने जितने थे, कोई आई थिंक रह नहीं गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे आपके आई थिंक 11 क्वेश्चन है, अगर मैं देखें 11 क्वेश्चन है, हाँ मूल कंसेप्ट में भी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.96 gram of boron
and 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बाय वेट का। तो इसका बहुत जनरल फॉर्मूला है, वही लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना। परसेंटेज W बाय W ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ इंटू क्या कर दीजिए आप 100, परसेंटेज में है ना। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, तो परसेंटेज W बाय W के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ, देखिए इसमें रहेगा 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल, मतलब मास ऑफ, एक तरह से आप सॉल्यूशन बोल लीजिए या सैंपल का बोल लीजिए, बात तो वही पड़ेगी। मैं सॉल्यूशन ही बोल देता हूँ उसको, 0.24 ग्राम। और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट है, ऑक्सीजन है और बोरोन है। वाज फाउंड एनालिसिस टू कंटेन 0.96.0। तो मास ऑफ बोरोन कितना है, 0.096 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम, ठीक है। अब बस इसको रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो परसेंटेज W बाय W बोरोन का निकालना है मुझे, तो बोरोन के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दूंगा मैं, 0.0096 बाय 0.24 इंटू 100, तो 24 इंटू 4 आई थिंक 96 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 40%। तो इससे क्या पता लगता है आपको कि 40% बोरोन, 40% बोरोन प्रेजेंट है कितने में, 0.24 ग्राम में। अगर 40% बोरोन प्रेजेंट है तो 60 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि बोरोन और ऑक्सीजन ही तो है। तो 40% अगर बोरोन प्रेजेंट है तो आप 100 में से माइनस 40% कर दीजिए, तो 60% क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है तो आप ऐसे निकाल के देख लीजिए, इसको भी ऐसे ऐसे भी करके देख लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं तो आप 0.144 बाय 0.24 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60%, ठीक है, 60% ऑक्सीजन। जैसे आपका मन है किसी एक का निकाल के 100 में से माइनस कर दे, वरना दोनों का निकाल लें, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे पेपर में। When 3 ग्राम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज burnt in 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, what mass of carbon dioxide will be found when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen? Which law of chemical composition will govern? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वो पहले आप समझिए कि आपने एक कार्बन लिया, ऑक्सीजन मतलब उसकी प्रेजेंस में उसको बर्न करा, तो हमें क्या मिलती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। कह रहा है हमने कितनी ली, हमने ली 3 ग्राम, ठीक है, और हमने 8 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो हमें कितना मिला, हमें 11 ग्राम मिला। तो कह रहा है कि अगर अब हम कितनी ले रहे हैं दोबारा, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मास फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इस बार। 3 ग्राम अगर हम लेते हैं कार्बन, और इस बार हमने 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो, बट मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ एक अलग तरीके से। नॉर्मल लॉ वॉ बता के भी कर सकते हैं, बट एक अलग तरीके से मैं इस क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ कि आपको डाटा नहीं दिया था, ये नीचे वाला डाटा आपको दे रखा है कि भाई हमें ना 3 ग्राम और कार्बन दे दिया और 50 ग्राम हमें ऑक्सीजन दे दिया, तो पूछा हुआ है। उससे पहले अगर मैं एक नॉर्मल दिमाग लगाऊं, नॉर्मल क्या दिमाग लगाऊंगा, नॉर्मल ये दिमाग लगाऊं कि 1 मोल अगर हम कार्बन का ले रहे हैं और 1 ही मोल अगर हम ऑक्सीजन का ले रहे हैं, देखिए मैं लॉ से भी करवा दूंगा क्वेश्चन, बट पहले इसको देखिए, 1 मोल हमने ऑक्सीजन का लिया तो हमें 1 मोल मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। और 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है, मोलर मास के। तो मोलर मास ले लेते हैं, इसका मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, और इसका
ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम और इसका 44 ग्राम। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 16 ग्राम और इसको लिख सकते हैं 22 ग्राम और इसको भी और सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं 3 ग्राम, 8 ग्राम और 11 ग्राम। तो आपको अगर ये नहीं दे रखा ऊपर वाला डाटा और आपको नॉर्मल कह दिया कि हमने 1 मोल लिया है, इसके भी 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है और आपको ये नीचे वाला क्वेश्चन भी दे दे, तो भी आप कर सकते हैं इस तरह से दिमाग लगा के कि 3 ग्राम कार्बन दिया है, 11 ग्राम हमें ऑक्सीजन दिया है। नहीं भाई, आप नॉर्मल भी दिमाग लगा सकते हो। 3 ग्राम हमें हमेशा इससे क्या पता लगता है अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट से दिमाग लगाएं कि हमेशा अगर 3 ग्राम कार्बन है तो उसको 8 ग्राम का ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ेगी। चाहे आप उसके अंदर 100 ग्राम दे दो, चाहे वो उसके अंदर 1000 ग्राम दे दो, तो किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ 8 ग्राम से। 3 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ 8 ग्राम से और 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर आप 6 ग्राम देते हैं तो वो 16 ग्राम से करेगा और 22 ग्राम बनाएगा। अगर आप उसे 12 ग्राम देते हैं वो 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और 44 ग्राम। उसे नहीं फर्क पड़ता कितना परसेंट है ऑक्सीजन, वो उतने से ही रिएक्ट करेगा। ये किस लॉ के होता है? वैसे अगर आप लॉ से समझना चाहें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो CO2 है उसके अंदर एक कार्बन है और 2 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं पूरी दुनिया में जहां आप चले जाइए, तो वो उतने से ही रिएक्ट करेगा क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन elements are always present in a fixed mass ratio in a chemical composition। तो वही देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 ग्राम और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 ग्राम। उसको नहीं फर्क पड़ता कितना है, उसको कितने से रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा सिर्फ 8 ग्राम से। 50 माइनस 8 ग्राम 42 ग्राम, ये बच जाएगा। वो किससे रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम से। और जब भी 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो कितना बना रहा है वो 11 ग्राम ही बना रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार आपको कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कार्बन दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ है और CO2 बना दिया। तो देखिए, जब आपको ये 3 ग्राम दिया है, ये 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा और 11 ग्राम। ठीक है ना? इसको हम जब थोड़े 11th में आते हैं थोड़ा इसके हिसाब से भी समझा सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि भाई कार्बन तो उतना ही प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन को आप बढ़ाते रहिए उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन एक मोल, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो उतने ही तो मास रेशियो से वो करेगा। तो ये कौन सा लॉ कहता है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आंसर यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है ना, विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। अब लिख सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे 3 ग्राम दिया है और यहाँ पे आपको 50 ग्राम दिया है, तो वो 50 से नहीं करेगा, वो 50 माइनस 8 42 ग्राम ये बच जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं? विल रिमेन, ये बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बनाएगा? वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? वो 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसको नहीं फर्क पड़ता आप ऑक्सीजन कितनी दे रहे हो, उसको तो उतने से ही बनना है, कार्बन उतने से ही रिएक्ट करेगा। क्या होगा इसका आंसर? विच लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? तो नॉर्मल सी बात मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी। तो पॉली एटॉमिक आयंस, द आयंस विच, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, द आयंस इन विच more than one element are present, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उनका बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। अब वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिसिमिलर, जैसे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, OH नेगेटिव, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, PO4 3 माइनस। इनके नाम भी लिख देते हैं। हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एक से ज्यादा हो गए ना। सल्फेट, ठीक है,
कार्बोनेट, फॉस्फेट, तो हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट और फॉस्फेट। तो देखिए फॉस्फोरस प्रेजेंट ऑक्सीजन, तो एक से ज्यादा एलिमेंट तुम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने दे दिए। नेक्स्ट आता है राइट द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले हमें लिखने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें वही है कि आप क्या करेंगे, कैटायन पता होना चाहिए और एनायन पता होना चाहिए, क्रिस क्रॉस करा दीजिए, फॉर्मूले बन जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे कैटायन है, तो Mg2+ और ये क्या है Cl-, तो क्रिस क्रॉस करा दीजिए, ये हो जाएगा MgCl2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है Ca2+ और ये O2-। तो आप इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे तो Ca2O2, तो हम इसको जनरलाइज लिखते हैं CaO। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट, अच्छा नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कॉपर नाइट्रेट तो Cu2+ और ये NO3-, उसको हम लिखेंगे CuNO3 ट्वाइस, क्रिस क्रॉस हुआ है ना। तो ये NO3 ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस आता है हमेशा ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, तो डी आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तो काफी बार आ गया। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al क्या होता है, Al3+ और Cl-। तो क्रिस क्रॉस करा दीजिए AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप 10th में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखेंगे हम, Ca2+ और कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है, Ca2+ और CO3 2-, क्रिस क्रॉस करा दीजिए Ca2 CO3 2, बट इसको जनरलाइज हम लिखेंगे CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी ऐसे क्रिस क्रॉस हुई है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये ऐसे इधर, इसका इधर गया है और इसका इधर गया है, ये ऐसे, ये इधर, ये ऐसे क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो राइट केमिकल फॉर्मूला ऐसे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। थोड़े से आप को नाम अगर कॉमन नेम नहीं पता तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, कोई क्लाइम क्या है। देखिए कोई बात नहीं, कोई क्लाइम ये सब आप 10th में जरूर पढ़ेंगे, आप इतना टेंशन ना लीजिए कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, आप याद रखना क्योंकि 10th में तो आपको याद करना ही है। तो सबसे पहले आता है क्विकलाइम। तो क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो एलिमेंट्स के नाम हमें पता करने हैं। ठीक है, तो क्विकलाइम में देखिए क्या है, कैल्शियम है एलिमेंट और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, घबराइए मत, ये नाम आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है, 10th में तो आते ही है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो वैसे तो उसने लिख ही दिए दोनों नाम। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो एलिमेंट भी वही हो गया हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। ठीक है, यही एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने शायद सुना होगा बट उसमें केमिकल फॉर्मूला नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर होता है Na
HCO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट एक आयन है बट हमें नाम लिखने एलिमेंट्स के, तो कार्बोनेट में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, सोडियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट है बेकिंग पाउडर के अंदर, ये आ सकता है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है पोटेशियम सल्फेट। तो उसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट। तो इसको हम लिख सकते हैं के, पोटेशियम के प्लस होता है सल्फेट, इसको लिख सकते हैं K2SO4। पोटेशियम और सल्फेट K2SO4। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो गए? पोटेशियम है एक तो खुद, फिर सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो याद रखिए ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एलिमेंट्स के नाम देने थे, ठीक है। जल्दी जल्दी में आप आयंस के नाम मत देना कि कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट मोलर मास निकालने हैं, जैसे पीछे निकालने थे, बहुत इजी है, ये भी निकालते हैं मोलर मास। इथाइन C2H2। तो C2H2 क्या होता है? इथाइन, ये आएंगे आपके टेंथ में। तो कार्बन कितना होता है? 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, 2 है, तो 24 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं 26U। फिर आता है सल्फर मॉलिक्यूल्स। सल्फर S8 में प्रेजेंट होता है, ये आप 10th में पढ़ेंगे। इसका क्राउन शेप होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? सल्फर का एटॉमिक नंबर तो होता है 16, एटॉमिक मास होता है 32। तो 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256U। अब हम एक गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं? हम यू लिख रहे हैं, हमें ग्राम लिखना है क्योंकि मोलर मास पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ग्राम, ग्राम, ठीक है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस जनरली प्रेजेंट होता है P4 में, सल्फर S8 में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन Cl2 में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन H2 में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है इसकी। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पूछा होता तो मैं यू में लिखता, बट यहाँ पे पूछा हुआ हमें मोलर मास, मोलर मास देखिए ये, तो क्वेश्चन गलत कर देगा वो, आधे आधे नंबर काट देगा वहां पे। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, तो फॉस्फोरस का कितना होता है? 31 इंटू 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 124 ग्राम, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, आपके पेट में प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5, ये क्लोरीन का होता है, इसको याद रखें, जनरली गिवन होता है पर आप याद रखें। तो 36.5 ग्राम। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड, तो HNO3, ये नाइट्रिक एसिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक में। तो 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन कितना 14 और ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 3, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, तो उसको हम लिखेंगे 15 प्लस 48, तो उसका आ जाएगा आई थिंक 63 ग्राम, यस यही आएगा। तो ऐसे मोलर मास निकालने, मोलर मास में ध्यान ग्राम, ये गलती करेंगे आप मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इन सब में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मास, मोल कंसेप्ट आ गया, मोल कंसेप्ट क्वेश्चन आ गए तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मास, हमें मास पूछा है ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम।
तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का कितना होगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बताइए, 1 मोल की बात करी गई है, तो 1 मोल का मतलब उसके मोलर मास ही पूछा गया है। तो नाइट्रोजन कितना होगा 1 मोल का? 14 ग्राम। ठीक है। अब पूछा हुआ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल्स का पूछा हुआ है। 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम। हाँ 27 होता है, दिया हुआ है। तो 27 है, तो 1 मोल का होता है 27, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 108 ग्राम। कि भाई 1 मोल का तो 27 ग्राम, तो 4 मोल्स का कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। आगे आता है 10 मोल्स का सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालते हैं हम सल्फ Na2SO3 का। Na2SO3 का निकालते हैं हम मोलर मास। कैसे निकालेंगे? सोडियम कितना होता है? 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 16 और 16 इंटू 3। एक छोटी सी मिस्टेक ने, हाँ, तो सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 46 प्लस 32 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा ये? 6 तो 126 ग्राम। हाँ यही होगा, तो इसका मोलर मास आ गया। अब 10 मोल्स का पूछा हुआ है, तो 1 मोल कितना होता है? 1 मोल का अगर आपको 126 ग्राम है, तो 10 मोल्स का कितना हो जाएगा? 126 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 1260 ग्राम। तो आपको याद रखनी है, आपके आंसर है ये 1260 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनको मोल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑक्सीजन है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब O2 की बात करिए। ऑक्सीजन गैस मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात हुई है। तो देखिए मोल में, तो नॉर्मल सी बात है, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ गिवन नंबर ऑफ मोल्स का। तो गिवन मास कितना है? 12 ग्राम, और यही तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। तो गिवन मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना होता है? 32, तो 12/32। इसको आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 6/12, तो 1 नहीं 6/16, तो 6/16 को भी और करेंगे तो आ जाएगा 3/8, तो 0.375। हाँ, तो आ जाएगा 0.375 मोल्स। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हो न्यूट्री मेथड में। वे 1 मोल में होता है 24 ग्राम। सॉरी, इसको ऐसे करिए कि 32 ग्राम में होता है 1 मोल। 1 ग्राम में कितने मोल है? 1/32। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे? तो 12/32। ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपका मन कर रहा है वो वाला दिमाग लगा लीजिए। वैसे मैं नीचे वाला प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बट बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं 9th तक में, कोई दिक्कत नहीं। आता है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम ऑफ H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है? तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 16, इसको याद रखना आगे से आप कि 18 ग्राम होता है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो 20 ग्राम बाय 18 गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10/9। तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, अ, इसको आप ऐसे करके लिखिए 10/9। 10 बाय 9, 10 बाय 9 तो 1 पॉइंट 9 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 तो आपको ऐसे करके लिखिए 10/9।
ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं वही कि भाई 18 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1/18, तो 20 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 20/18। आपका जो सा मन हुआ वो वाला कर लेना, ठीक है ना। तो 10/9 मोल्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक 1.12 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 22 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2, तो आ जाएगा ये 44 ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 22 और ये 44, तो ये तो आ जाएगा हाफ, तो 0.5 मोल्स, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट की उतनी करिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू मोल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ मोल कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की 0.2 मोल ऑक्सीजन का। तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 32 ग्राम मास होता है, तो 0.2 मोल का कितना होगा, तो 32 इंटू 0.2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अराउंड 32 इंटू 2/10, तो 6.4, तो 6.4 ग्राम। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, बात वही पड़ेगी, ठीक है। सेम आप नेक्स्ट कर लीजिए 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 1 मोल जो होता है पानी का वो कितना रखता है 18 ग्राम, तो 0.5 मोल कितने रखेंगे, तो 0.5 18 इंटू 0.5, तो इसका आंसर अराउंड 9 ग्राम आ जाएगा, है ना। 18 5 90, तो 10 से हो जाएगा उधर से 10, ठीक है। ये भी एक आप बहुत नॉर्मल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप वो भी लगा सकते थे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन थे 0.2, गिवन मास आपको निकालना था, मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई कर रहा था। मैंने भी बस वही करा है यहाँ पर, जैसे इसमें 32 था तो यहाँ पे आप 0.2 इंटू 32 कर सकते थे, तो आपका गिवन मास आ जाता। सेम इधर भी करना था, गिवन मास किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे 0.5 मोल्स दे रखे थे, मोलर मास तो 18 था, वही हुआ है सेम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर आपको याद हो रहा हो तो, जैसे ऑक्सीजन O2 में प्रेजेंट होता है, सल्फर किस में प्रेजेंट होता है S8 में, ठीक है। ऑक्सीजन O2 में, क्लोरीन Cl2 में, हाइड्रोजन H2 में, सल्फर S8 में, फास्फोरस P4 में, ऐसे आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए 1 मोल एटम्स बोलेंगे तो 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम। तो सबसे पहले S8, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, हमने निकाला भी था 32 into 8 256 ग्राम, ये इसका मोलर मास आ गया। इसको लिख दीजिए m.m, मोलर मास है ना mm। हम पूछा हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, तो उसको तो मॉलिक्यूल्स में खेल देंगे हम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास कितना है 16 ग्राम और ये है 256, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए 16 इंटू 16, ये बच जाएगा 1/16 मोल्स। तो 1/16 मोल्स ऑफ S8, अब हम पूछ रखा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप इसमें कर दीजिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। तो इसको सॉल्व करिए, आई थिंक सॉल्व करने पे इसका आंसर, हाँ इसका आंसर आना चाहिए 3.76 इंटू 10 की पावर 23। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी,
ये हमारा हेडेक नहीं है, आपका हेडेक है। थोड़ी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक जगह खेल है जो आपको ध्यान रखना है। उस खेल का आप देखिए, इसमें मुझे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। देखिए आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बस आपको मोल्स के साथ रख देना है, तो वो उतने ही आयंस हो जाएंगे। 6.0 2 10 23 आयंस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, तो इसका हम निकालते हैं मोलर मास। तो 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, तो हो जाएगा 54 आई थिंक, है ना। हाँ 54 प्लस 48 कितना हो जाएगा भाई ये 102, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ सही हूँ, ठीक है। तो 102 ग्राम आ गया, तो ये क्या आ गया इसका मोलर मास, ठीक है। अब आपको गिवन मास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। हिंट विंट तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है आपका 0.051 बाय 102, तो उसको आप ऐसे करिए 51 लिख लीजिए, 51 बाय 102, ये पॉइंट हटाने पे आएगा 10 की पावर 3। इसको आप 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ 2 जा, तो इतने मोल्स आए हैं Al2O3 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 कितना है, इतने आए हैं, ठीक है। 1/2 इंटू 10, ये Al2O3 के हैं। हमें पूछा ध्यान क्या, एल्यूमिनियम आयंस। एक Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं, तो इसको हमें 1/2 इंटू 10 की पावर जो 3 है, 1/2 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 2 एल्यूमिनियम, तो 1/10 की पावर 3, ये से कट गया। ये मोल्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम आयन के, इतने मोल्स। बस यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि Al2O3 और Al, तो एल्यूमिनियम आयंस 2 प्रेजेंट है ना उसके अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक होता तो एक से तो क्या मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर 2 3 होते तो 3 से करना पड़ता, ठीक है। ऑक्सीजन के पूछे जाते तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब मुझे पूछा हुआ मॉलिक्यूल्स, अब जब मेरे पास 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ Al3 प्लस आयन आ गए, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इतने अगर हमारे पास आ गए तो 10 की पावर 3 मोल्स आ गया, तो उसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम आयंस, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर ये 20 हो जाएगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑफ Al3 प्लस आयंस। बस आपको यहाँ पे यही गड़बड़ी होती है बच्चों से कि वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, कंफ्यूज हो जाते। तो आपको याद रखना है एक एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर 2 एल्युमिनियम का है और 3 ऑक्सीजन के आयन। अगर ऑक्सीजन पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मैंने एनसीईआरटी इंडेक्स सारे करा दिए, मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सारे करा दिए। मूल कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा ध्यान रखें, केमिकल फॉर्मूले बहुत इजी हैं, मोलर मास इनकी प्रैक्टिस करते रहें, निकालते रहें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Class 9th Chemistry. Up next, Chapter 4, Structure of Atoms.